सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश, आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत नियमित सुबह 5 बजे आपको मिलता है एक ऐसा क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब का, जिसके माध्यम से हम समाज को नई दिशा दे सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश उसी क्रम में हम आप तक ला रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का ये हिस्सा है। आइए शुरू करते हैं पे बैक टू सोसाइटी पर आधारित आज का क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब का डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से। आप कहते हैं कि मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूं। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकें तो पीछे भी मत जाने देना, ऐसा बाबा साहब आदेशित करते हैं। हम सभी के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि डॉक्टर अंबेडकर मिशन को हमें आगे ले जाना है। इसी कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेट सेंटर, BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी निवेदन के साथ विषय है स्वराज्य के लिए मेरा बिल्कुल विरोध नहीं है। हाँ, स्वराज्य में हमें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 पृष्ठ संख्या 8 से 11 तक का आज का बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब ने दिया सातारा जिले दहीबड़ी में दिनांक 15 फरवरी 1946 को। बाबा साहब कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, भाइयों और बहनों, आज मैं यहाँ दिल्ली से करीब 1000 मील की यात्रा कर पहुँचा हूँ। ये मौका उतना ही महत्वपूर्ण है। चारों ओर अलग अलग पार्टियों की चुनावी गहमागहमी शुरू हो गई है, लेकिन मेरे और मिस्टर गांधी के बीच झगड़े की बात भारत के अखबारों में बार बार उछाली जा रही है। ये झगड़ा पिछले 25 वर्षों से यानी सन 1920 से चल रहा है। आप लोग सोचेंगे कि ये झगड़ा किस बात के लिए है। मिस्टर गांधी का तिलक के साथ झगड़ा था, मिस्टर गांधी का गोखले के साथ भी झगड़ा था, मिस्टर गांधी का सर चिमनलाल शीतलवाड़ के साथ भी झगड़ा था। अब बाकी झगड़े खत्म हो गए, लेकिन मेरा और मिस्टर गांधी का झगड़ा अब भी जारी है। मैं एक गरीब परिवार में जन्मा हूँ। बड़ी मेहनत और लगन के साथ मैंने पढ़ाई की, आगे बड़ौदा सरकार की मदद से विलायत जाकर उपाधियाँ प्राप्त की, फिर नौकरी की। 2 साल बाद नौकरी छोड़कर फिर विलायत गया और बैरिस्टर तथा DSc की उपाधियाँ हासिल की। तब से समाज कार्य और व्यवसाय दोनों में बड़ी ईमानदारी से करता आया हूँ। बैरिस्टर की पढ़ाई जब मैंने शुरू की थी तब हाई कोर्ट के सभी वकील ब्राह्मण और सभी सॉलिसिटर्स गुजराती थे। उसी वक्त मिस्टर गांधी के पास जाकर मैं अपने लिए कुछ मांग सकता था। सम्मान, केस और रुपया पैसा भी पा सकता था। औरों की तरह ही मेरा निजी विवाद होता तो वह मिटाकर मैं मिस्टर गांधी की शरण में जा सकता था, लेकिन मिस्टर गांधी और मेरे बीच का विवाद अभी तक मिटा नहीं है। इसकी वजह यह है कि मैं मिस्टर गांधी से अपने लिए कुछ भी मांगना नहीं चाहता। मैं अपनी बुद्धि, अपने पुरुषार्थ तथा अपने बल के सहारे जीवन बिता रहा हूँ। मिस्टर गांधी से मैं जो मांग रहा हूँ वह आप लोगों की तरफ से और जो न्याय है वही मांग रहा हूँ। मिस्टर गांधी के साथ मेरा ये झगड़ा अपने पूरे समाज की ओर से है और समाज के उज्जवल भविष्य के लिए है। आजकल तो सब लोग स्वराज की मांग कर रहे हैं, लेकिन सोचिए कि स्वराज किसका? इस प्रश्न से हमारा सवाल है कि आपका राज हम पर ही क्यों है? क्या हमें भी स्वराज और न्याय तथा अधिकार नहीं मिलने चाहिए? हिंदुओं का स्वराज कहें तो शुद्ध पेशवाई, पेशवाई भी स्वराज ही था ना। उसमें हम पर अनगिनत जुल्म ढाए गए। अछूत व्यक्ति का थूकने से रास्ते पर न गिरे, अछूत व्यक्ति का थूक रास्ते पर न गिरे, इसलिए उसके गले में मिट्टी का मटका बांधा गया और उसके चलने पर मिट्टी पर होने वाले उसके पैरों के निशान से छुआछूत न फैले, इसके लिए उसकी कमर में पीछे झाड़ू लटकाई गई। पहचान के लिए उसके गले में काला धागा बांधा गया। दोबारा ऐसी स्थितियां पैदा न हो, इसीलिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। स्वराज से मेरा बिल्कुल विरोध नहीं है, लेकिन उस स्वराज में हमें भी हिस्सा चाहिए।
अधिकार की जगहों, मौके की जगहों पर हमारे लोगों का भी हक होना चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए मैं लड़ा। मेरा आग्रह था कि इस परिषदों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमें नहीं चाहिए। आखिर मेरी जीत हुई, मैंने अलग चुनाव क्षेत्र हासिल किया, दोहरा मताधिकार बाबा साहब कहते हैं हासिल किया, लेकिन इससे मिस्टर गांधी के पेट में दर्द होने लगा। अस्पृश्यों को स्वाभिमान के जो हक मिले उन्हें अरवदा जेल पूना में आमरण अनशन किया और हमारे हक हमसे छीन लिए। इस कारण हमें बहुत कम हक मिले। हमारे किले की दीवार को उन्होंने दरकाया। अब उस दरार को हमें संगठन का चूना मिट्टी भरकर फिर जोड़ना होगा। सरकारी अधिकारी हमारे हों, मंत्री हमारे हों, मुख्यमंत्री हमारे हों, केंद्र सरकार में भी हमारे मंत्री हों और हमारे प्रधानमंत्री होना जरूरी है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब क्या चाहते हैं समाज के लिए, इस बात को गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बाबा साहब का यही मिशन था। बाबा साहब यही चाहते थे कि राजनीतिक सत्ता हमें हासिल करनी होगी, हर क्षेत्र में हमारे लोग होने चाहिए। सातों प्रांतों में कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल बने, लेकिन मिस्टर गांधी का नजरिया नहीं बदला, न उनका मन पलटा। अभी हाल में मिस्टर गांधी मद्रास के दौरे पर गए थे। उन्होंने किसी ने उनसे पूछा कि आपके और अस्पृश्यों के बीच मनमुटाव क्यों है। तब सीधा सरल जवाब देने के बजाय मिस्टर गांधी ने टाल मटोल वाला जवाब दिया और कहा अंग्रेजों ने इन्हें अधिकार की लत लगाई है। मराठा, मुसलमान, ईसाई, एंग्लो इंडियन को नौकरियां दी जाती हैं, उसमें मिस्टर गांधी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन देखा ही गया है कि अस्पृश्यों को नौकरियां दी गई तो उन्हें कष्ट होने लगता है। हमारे लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। अंग्रेज हमारी सत्ता छीन कर लोगों को सत्ता और संविधान बनाने के अधिकार देने वाले हैं। इसके लिए एक संविधान समिति बनाई जाने वाली है। हमारे विधायक वहां जाकर प्राप्त संविधान अधिकारों को सतत जारी रखेंगे। हमें ऐसे लोग चाहिए जो बिना किसी लाग लपेट के नौकरियां, शिक्षा, प्रतिनिधित्व, सत्ता, अलग अस्तित्व, उपनिवेश आदि मांगे और उनके सामने रखें। स्पर्शियों की अंजलि से पानी पीने वाले लोग हमें नहीं चाहिए। वर्तमान पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले लोग अगर किसी की परवाह किए हमारी मांगे रखेंगे तो मैं उन्हें भी समर्थन दूंगा, लेकिन वे लोग स्पर्शियों के गुलाम हैं। अस्पृश्यों के हित की ओर ध्यान दिए बगैर अपने स्वार्थ की सोचने वाले हम अगर उन्हें हराते हैं तो बहुत अच्छा ही होगा। धनवान अपने कुत्ते को जिस प्रकार पट्टे से बांधता है और इस बात का ख्याल रखता है कि उसका कुत्ता कहीं और न जाए, उसी प्रकार का पट्टा है वर्तमान पार्टी का टिकट। वर्तमान पार्टी को पास भी फटकने न दो। वर्तमान पार्टी का उम्मीदवार अपना दुश्मन है, वह दूसरों के अधीन है। हमारे लोग पराजित न हो, इस बारे में आपको जागरूक रहना होगा। पर व्यवस्था कैसे नुकसानदेह होती है, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। फलटन के कुछ महारों को 4 बीघा जमीन मिली थी। कुछ कारणों से वहाँ का राजा एक मंदिर में हर रोज 500 ब्राह्मणों को पंच पकवानों का भोजन कराता था। हर रोज राजमहल से वहाँ गाड़ियाँ भर भर कर खाना आता। वहाँ के महार लोग उनका जूठन खाकर गुजारा कर लेते और इसीलिए खेती नहीं करते थे। महारों की जमीन पर जंगल उगाकर मराठों ने कब्जा कर लिया। आगे 60-70 वर्ष के बाद राजा को समझ में आया और उसने ब्राह्मणों को भोजन कराना बंद किया। महारों को भी जूठन मिलनी बंद हो गई। बाद में एक बूढ़ा अपनी जमीन वापस पाने के लिए जमीन के कागजात लेकर मुझसे मदद मांगने आया, लेकिन 1874 से पहले जमीनें गई थीं, इसलिए कुछ नहीं किया जा सका। इस प्रकार जूठन के कारण महारों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा और पराश्रित जीवन के कारण उनके हक गए। इसलिए आप सब नींद से जागिए और आंखें खुली रखिए। 1-2 साल में ही यहाँ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अंग्रेज सत्ता छोड़ देंगे, तब सारी सत्ता किसी और के पास जाए। इससे पहले हमें अपना हिस्सा भी चाहिए। इसी कारण आने वाले चुनाव एक निर्णायक संग्राम की तरह, कौरव पांडवों के संग्राम की तरह हमारे ब्राह्मण साथी अब वर्तमान पार्टी की ओर झुक रहे हैं। अब वर्तमान पार्टी और हमारी फेडरेशन के बीच झगड़ा है। हमने तय किया अगर हम एकजुट हुए तो निश्चित रूप से जीत हमारी ही होगी। हमेशा के लिए स्थितियों में फेरबदलाव
लाना हो तो तय करना होगा कि आत्मसम्मान के साथ ही जिएंगे, भले आत्मसम्मान पाने की लड़ाई में जान भी क्यों ना गंवानी पड़े। 20 साल पहले की स्थितियों और आज की स्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय 90% लोग यही कहते कि हुजूर हम आपकी गौशाला में ही रह लेंगे। आज हम में से एक भी व्यक्ति ये कहने के लिए राजी नहीं होगा। ये खुशी की बात है। पहले मारों को विधिमंडल की इमारत में झाड़ू लगाने का काम दिया जाता था, लेकिन आज मेरे 15 लोग विधिमंडल में सदस्य बने हैं। अन्य लोगों के साथ वहाँ वे सम्मान के साथ बैठते हैं। आगे चलकर वे मंत्री भी बन सकते हैं। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण या ब्राह्मणेतर चुनाव लड़ते हैं अपना सम्मान बढ़ाने के लिए, लेकिन आप और हमें विधिमंडल में अगर जाना है तो जिस चक्की में हम पिस रहे हैं उस चक्की के खूंटे को अपने अधिकार में करने के लिए हमें वहाँ जाकर जोर जबरदस्ती और अन्याय को मिटाने का काम ही करना है। हमारे पास पैसा नहीं है, हम बलवान नहीं हैं, इसीलिए हमें राजनीतिक सामर्थ्य की जरूरत है। हमारी सहमति से ही राजपाट चलना चाहिए। इसीलिए जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है वह अपने इस अधिकार को अमूल्य चीज समझे और इस्तेमाल करे। वोट यानी कड़े संघर्ष से प्राप्त संजीवनी मंत्र है। उसके सही इस्तेमाल से ही हमारी सुरक्षा हो सकती है। स्वाभिमान पूर्वक जीने का वह एक सहारा है। उसकी देखभाल करें। इसी नज़रिए से इन चुनावों को देखें। विधिमंडल में हम भी अल्पसंख्यक हैं। कुल 175 सदस्यों में से हमारे सदस्यों की संख्या केवल 15 है। इतनी संख्या के साथ काम करना कठिन है। इसलिए 15 की जगह अब हमें 20-25 लोगों को चुनाव में जिताना होगा। इसलिए हम जनरल जगहों पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। दक्षिणी हिस्से में इनामदार को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है। हम सब उन्हें चारों वोट देंगे तभी हमारी जीत हो सकती है। हमारे 10,000 वोट हैं, उन्हें कम से कम 10,000 वोट मिलने चाहिए। हर किसी के 4 वोट और 4 जगह हैं। इसीलिए सब अपनी जिम्मेदारी को समझें। हमारे विरोधियों के पास पैसा है। विरोधियों द्वारा कालाबाजारी से कमाया गया पैसा अब वे पाप धोने के लिए वर्तमान पार्टी को चुनावों की खातिर दे रहे हैं। हम अगर पैसों के सारे राजनीति करने लगे तो हमें राजनीति छोड़नी पड़ेगी। हमारे अस्पृश्य लोग वर्तमान पार्टी के पीछे नहीं हैं। अन्य लोग पैसे के बहकावे में आकर वर्तमान पार्टी के पीछे पड़े रहते हैं। वर्तमान पार्टी को अगर लोग मानते तो बिना फूटी कौड़ी खर्च किए वर्तमान पार्टी का इलेक्शन हो जाना चाहिए। 1937 में मेरे विरोधी ने 35,000 रुपये खर्च किए। मेरे केवल 900 रुपये ही खर्च हुए, जितने की जरूरी थे, और मैं अव्वल चुनकर आया। इससे मुझे गर्व महसूस होता है। इसीलिए कहना पड़ेगा कि अगर राजनीति कोई समझ सकता है वह केवल अस्पृश्य ही। अन्य लोग अपने राजनीति करते हैं, उनके सामने समाज का या देश के हित का मामला नहीं होता। मैं पिछले 20 सालों से राजनीति में काम कर रहा हूं तथा इस विषय का सूक्ष्मता से अध्ययन भी करता रहा हूं। मेरी राजनीति कभी विफल नहीं रही। राजनीति को अच्छी तरह से समझा और बूझा है। इसलिए मेरी राजनीति सच्ची, ईमानदार और स्वाभाविक है। अन्य लोग पानी के किनारे खड़े रहकर कूद फांद कर केवल आनंद लेते हैं। उनके पास तजुर्बा नहीं है। हमारी बात अलग है। इसलिए आप सब जागरूक रहकर विरोधियों के किसी भी तरह के छलावे बहकावे में न आते हुए, उनकी धमकियों से न डरते हुए समाज के उद्धार का पवित्र कर्तव्य पूरा करें। अपने चारों मत अपने ही उम्मीदवार को दें। उसे बताएं कि जो कहना था वह कहकर मैंने अपना दायित्व निभाया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपना कर्तव्य अवश्य पूरा करेंगे। बाबा साहब ने यहाँ पर ये महत्वपूर्ण कारण बताया कि वर्तमान में जो मिस्टर गांधी और हमारे बीच जो झगड़ा चल रहा है उसका मुख्य कारण क्या है। बाबा साहब इस बात को भी कहते हैं कि अगर व्यक्तिगत कारण होता तो अब तक वो झगड़ा समाप्त हो गया होता। ये झगड़ा समाज के लिए है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने पूरा इतिहास बताने का संक्षिप्त में यहाँ प्रयास किया। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में यूं कहें कि पूरा डॉक्टर अंबेडकर मिशन छिपा हुआ था, और इसलिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन जन तक पहुंचाने में हमारी आप मदद करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम समाप्त कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करें, हम आपको बता दें आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के प्रेरणा स्रोत हैं मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली, एवं
संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अब हम डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।